नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। दिल्ली मेयर इलेक्शन से पहले नगर निगम ने 10 एल्डरमैन नियुक्त किए हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शुक्रवार 6 जनवरी को पहली बार निगम सदन बुलाया जाएगा। इसी दिन सभी नवनिर्वाचित पार्षद शपथ लेंगे, फिर मेयर और डिप्टी मेयर चुने जाएंगे। दिल्ली सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके कहा कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से 10 सदस्यों को नामित किया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने आरोप लगाया कि शुक्रवार को होने वाले मेयर पद के चुनाव से पहले दिल्ली नगर निगम के लिए मनोनीत किए गए 10 एल्डरमैन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एमसीडी ने उनके नाम दिल्ली सरकार को दरकिनार करते हुए सीधे उपराज्यपाल को भेज दिए। आतिशी ने कहा कि जिस तरह उपराज्यपाल को नाम भेजे गए उसमें दिल्ली सरकार को दरकिनार किया गया। उन्होंने कहा कि उचित प्रक्रिया यही है कि सरकार उपराज्यपाल को नाम भेजती है। आप विधायक ने कहा कि भाजपा को आम आदमी पार्टी को मिले जनादेश का सम्मान करना चाहिए। आपको बता दें कि एल्डरमैन उन लोगों को कहा जाता है जो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। हालांकि मेयर चुनाव में उनके पास मतदान का अधिकार नहीं होता है। दिल्ली कंझावला कारकांड में दिल्ली पुलिस का कहना है कि हिरासत में लिए गए 5 लोगों के अलावा 2 और लोग शामिल थे। पुलिस को उन दोनों की तलाश है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा ने कहा कि जिन लोगों की तलाश है उनमें हिरासत में लिए गए आरोपी का एक और भाई और एक अन्य शामिल है। इस मामले में अभी पुलिस के पास कोई मजबूत सबूत नहीं मिला है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हम जल्द चार्जशीट फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की कुल 18 टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं। 2 नए आरोपियों ने सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की है और गलत जानकारी दी है, क्योंकि उन्होंने आरोपियों की मदद करने की कोशिश की। सागरप्रीत हुड्डा ने बताया, अभी तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान हमने पाया कि 2 और लोग घटना में शामिल थे। हमारी टीम छापेमारी कर रही है। हमने चश्मदीद गवाह का बयान दर्ज किया है। पूछताछ में यह भी पता चला कि कार अमित चला रहा था, दीपक नहीं। इस मामले में 2 अन्य को भी आरोपी बनाया गया है। वहीं पोस्टमार्टम के दौरान यौन उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं मिला है। जाहिर है कंझावला कांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अंजलि की दोस्त और मामले की मुख्य गवाह निधि पहले ही बता चुकी है कि कार में बैठे लोगों ने जानबूझकर अंजलि को मारा और घसीट कर ले गए। वहीं अब आरोपियों का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें पहली बार 5 आरोपी एक साथ नजर आ रहे हैं। ये फुटेज 1 जनवरी सुबह 4:33 का है। सीसीटीवी फुटेज में सभी आरोपी बलेनो कार से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के मायापुरी इलाके में एक आरोपी ने दिल्ली पुलिस के एएसआई को चाकू से गोद दिया। आरोपी ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जब एएसआई शंभू दयाल उसे डकैती के मामले में मायापुरी पुलिस थाना लेकर जा रहे थे। फिलहाल एएसआई का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली के मायापुरी इलाके में एक महिला ने 4 जनवरी को शाम करीब 4 बजे शिकायत दर्ज कराई थी कि एक शख्स ने उसके पति का मोबाइल छीन लिया और धमकी भी दी। इसके बाद एएसआई शंभू दयाल शिकायत के आधार पर आरोपी शख्स के पास पहुंचे और उसे पकड़कर मायापुरी थाने ले जाने लगे। जैसे ही वो मायापुरी फेज 1 के B115 पहुंचे, आरोपी ने शर्ट के नीचे छिपाए चाकू को अचानक निकाला और एएसआई के ऊपर हमला कर दिया। उसने एएसआई की गर्दन, सीने, पेट और पीठ समेत कई जगहों पर चाकू से गोद दिया। सूचना के बाद मायापुरी पुलिस स्टेशन का स्टाफ घटनास्थल पर पहुंचा और आरोपी को मौके पर दबोच लिया। उसके कब्जे से चाकू भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी की पहचान 24 साल के अनीश के रूप में हुई है, जो मायापुरी फेज 2 का रहने वाला है। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 186, 353, 332, 307 और आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घायल एएसआई शंभू दयाल को बीएल के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल वो खतरे से बाहर है। दिल्ली के आश्रम फ्लाईओवर के बंद होने से बुधवार को लगातार चौथे दिन नोएडा दिल्ली रूट पर लोगों को भीषण जाम से जूझना पड़ रहा है। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें रहीं, वाहन भी रेंगते नजर आए। वहीं पुलिस ने जो रूट डाइवर्ट किया है उसका इस्तेमाल कर रहे लोग भी घंटों जाम में फंसे रहे। आश्रम फ्लाईओवर को डीएनडी फ्लाईओवर से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए आश्रम फ्लाईओवर पर 1 तारीख से निर्माण कार्य शुरू किया गया है। ऐसे में आश्रम फ्लाईओवर 1.5 महीने तक बंद रहेगा। दिल्ली नोएडा रूट पर बुधवार को पीक आवर यानी शाम 6:30 बजे से रात 8 बजे तक हालात और बिगड़ गए। वाहन चालकों को लंबे जाम में जूझना पड़ा। हालांकि 8:30 बजे के बाद यह सुचारू रूप से चलने लगा। इससे पहले मंगलवार को ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर कहा था कि डीएनडी से आश्रम जाने के लिए सर्विस लेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उधर आश्रम महारानी बाग पर बढ़ते ट्रैफिक की वजह से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी ट्रैफिक बढ़ गया है। दिल्ली में कुछ मुख्य सड़कों और फ्लाईओवरों का निर्माण कार्य अब भी अधूरा है। दरअसल दिल्ली के आउटकम बजट से संकेत मिलते हैं कि लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी साल 2022-23 की दूसरी तिमाही में एलिवेटेड कॉरिडोर, सड़कों की मरम्मत और कई फुट ओवरब्रिज के निर्माण जैसे प्रमुख कार्यों के अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाया। हालांकि कुछ अन्य प्रोजेक्ट पटरी पर थे। विभाग ने पिछले 1 साल में 132 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत के टारगेट के मुकाबले 100 किलोमीटर का काम ही पूरा किया।
मरम्मत की गई सड़कों की समीक्षा के दौरान पीडब्ल्यूडी को 4,346 शिकायतें मिली थी। आउटकम बजट में इसका जिक्र किया गया है। पीडब्ल्यूडी 2 साल से अधिक समय से 16 एफओबी पर काम कर रही है। एफओबी यानी फुट ओवर ब्रिज, इनमें से सिर्फ 2 पर ही काम पूरा हो पाया है। आउटकम बजट में कहा गया है कि विभाग को 4 अन्य पर काम करना शुरू करना है। इस बीच आश्रम फ्लाईओवर के विस्तार का काम, जिसे पिछले साल नवंबर तक पूरा किया जाना था, अभी भी चल रहा है। इस तरह एक और एलिवेटेड रोड कॉरिडोर बारापुला फेज 3 का काम अब भी भूमि अधिग्रहण के मामले के चलते लंबित है। आउटकम बजट के अनुसार राजस्व विभाग की ओर से निर्माण एजेंसी को जमीन सौंपे जाने के बाद लगभग 8 महीने में फ्लाईओवर पूरा होने की उम्मीद है। दिल्ली वालों को जल्द ही नए फुटओवर ब्रिज मिलने वाले हैं, जिनमें 24 घंटे लिफ्ट और गार्ड तैनात रहेगा। जानकारी के मुताबिक मजनू का टीला में गुरुद्वारे के पास, मथुरा रोड पर सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के सामने, लांगलोई फ्लाईओवर के पास, रोहतक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग पर, मठ बाजार रिंग रोड पर बुद्ध विहार के पास और कश्मीरी गेट के पास फुटओवर ब्रिज बन रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने कहा है कि फुटओवर ब्रिज दिव्यांगों को ख्याल में रखकर तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें 24 घंटे लिफ्ट और सुरक्षा गार्ड होंगे। दिल्ली सरकार के महत्वाकांक्षी सीसीटीवी प्रोजेक्ट के तहत पूरी दिल्ली में 1.5 लाख कैमरे लगाए गए हैं, जबकि टारगेट 2,80,000 कैमरों के लगाने का रखा गया था। आउटकम बजट में बताया गया है कि दिल्ली में वाईफाई दिल्ली प्रोजेक्ट के तहत पिछले साल 6,06,000 यूजर्स ने इंटरनेट की सुविधा का फायदा उठाया। इसके अलावा बजट में बताया गया है कि शहर भर में एलईडी स्क्रीन लगाने का प्रोजेक्ट अभी तक शुरू नहीं हो सका है। साथ ही आउटकम बजट में दिल्ली सरकार के ऑफिस प्रोजेक्ट ट्विन टावर का कोई जिक्र नहीं था। दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल 62,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकी। दिसंबर में ई वाहनों की बिक्री दर बढ़कर 16.8% तक पहुंच गई। ये देश के किसी भी राज्य में एक महीने में हुई ई वाहनों की अब तक की सर्वाधिक बिक्री दर है। दिसंबर में दिल्ली ने 86% की सालाना वृद्धि के साथ 7,046 इलेक्ट्रिक गाड़ी पंजीकृत किए। ई व्हीकल्स में दिल्ली के लोगों को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पसंद आ रहे हैं। पिछले साल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कुल बिक्री में करीब 55% टू व्हीलर्स थे, जबकि 35% थ्री व्हीलर्स और करीब 10% कारें थीं। 7 अगस्त 2020 को दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च होने के बाद से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक दिल्ली में कुल 93,239 इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड हो चुके हैं। दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि इस साल इसमें और बढ़ोतरी होगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक दिल्ली में सालाना रजिस्टर्ड होने वाली गाड़ियों में 25% इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों। केजरीवाल सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने के चलते तेजी से उनके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रही है। राजधानी में अभी तक 2300 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स और 200 से ज्यादा बैटरी स्वैपिंग स्टेशन तैयार किए जा चुके हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कानून एक पति को अनुमति नहीं देता कि वो पत्नी की इजाजत के बिना उसके गहने सहित सामान ले जाए। अदालत ने आरोपी पति की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथों में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि पति के खिलाफ लगाए गए आरोप तुच्छ नहीं है और इसलिए उसने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता का पति है, कानून के अनुसार उसे घरेलू सामान हटाने का अधिकार नहीं है। ऐसा करना कानूनन सही नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पति जांच में शामिल नहीं हुआ है और सामान भी अब तक बरामद नहीं हुआ है। पत्नी ने आरोप लगाया था कि जब वो घर से बाहर थी तो उसके घर का सामान चोरी हो गया था। इस मामले में पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 380 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। दिल्ली से लेकर देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में आज 5 जनवरी को लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी में ये इस मौसम का सबसे न्यूनतम तापमान है। वहीं सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले बुधवार सुबह न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी दिल्ली, धर्मशाला, नैनीताल और देहरादून से भी ज्यादा ठंडी हो गई है। राजधानी में 6 और 7 जनवरी को न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। यह घने कोहरे के साथ शीतलहर चलेगी। 8 जनवरी से पारा बढ़ने के आसार हैं। रविवार को राजधानी में सुबह हल्के कोहरे के साथ दिन में बादल साफ रहेंगे। 8 जनवरी को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। ठंड का हाल देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट ने भी अपने सभी यात्रियों को अलर्ट कर दिया है। एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि अभी तो सभी उड़ानें सुचारू रूप से चल रही हैं, लेकिन आने वाले समय में विजिबिलिटी कम होने के चलते उड़ानों में देरी हो सकती है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। नमस्कार।